तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ स्लो रिवाइवल। ये इंडो चाइना रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल आया है। 2020 के बाद इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसमें स्लोली रिवाइवल हो रहा है। क्या रीसेंट स्टेप्स ली जा रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टली आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया यूके एफटीए स्पेल्स अ पुअर डील फॉर पब्लिक हेल्थ। सो यहाँ पर हम पहले एफटीए क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एफटीए किस किस कंट्री के साथ साइन किया है वो चर्चा की जाएगी, और फिर एफटीए का पब्लिक हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली यूके और इंडिया के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या कॉमन क्वेश्चन मेंस में आ सकता है एफटीए के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट में। तो आप वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट में पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को भी दर्शा सकते हैं। ये 2 आर्टिकल हमारे आज डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो आप एक ऑप्शन होता है हाइप करने का वीडियो को, उस हाइप पे आप जो है क्लिक कर सकते हैं, दबा सकते हैं, अपना टच कर सकते हैं और हमारे वीडियो को हाइप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ स्लो रिवाइवल। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम इंडो चाइना के बारे में बात करेंगे। इंडो चाइना रिलेशनशिप जो कि डिसरप्ट हो गया था 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद में, जो LAC ट्रांसग्रेशन किया गया था चाइना के द्वारा, उसके बाद दोनों के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके थे। अब धीरे धीरे हमें स्लोली दोनों के रिलेशनशिप में रिवाइवल देखने को मिल रहा है, रीस्टोरेशन देखने को मिल रहा है। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको इंडो चाइना के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन तो जो रीसेंट इवेंट है एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखने रहेंगे। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो रीसेंट इवेंट हुआ है जिसके कारण ये आर्टिकल आया वो देख लेते हैं। इंडिया डिसीजन टू रीस्टार्ट इशूइंग टूरिस्ट वीजा फॉर चाइनीज नेशनल इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट डिप्लोमेसी ओवर रिस्टोरिंग टाइज रेंट अपार्ट बाय द LAC मिलिट्री स्टैंड ऑफ एंड द गलवान क्लैश ऑफ द 2020 इज मूविंग स्मूथली। सो यहाँ पर बात की जा रही है कि रिसेंटली इंडिया ने चाइनीज़ नेशनल्स को टूरिस्ट वीज़ा देना शुरू कर दिया है, रीस्टार्ट कर दिया है। 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद ये जो टूरिस्ट वीज़ा था वो भी देना बंद कर दिया था इंडिया ने चाइनीज़ नेशनल्स को। अब वापस दोबारा इसे रीस्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो रिलेशन है इसे स्मूथली रिवाइव किया जा रहा है। सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज शी जिनपिंग met in Kazan last October, there have been a number of high-level meetings. लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है कज़ान में मिले थे। उसके बाद से कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई है, जैसे कि द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर WMCC has been convened 3 times. The visa decision comes a month after China reopened the कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज। ठीक है, तो रिसेंटली काफ़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है, 3 टाइम्स WMCC हुई है, और जो रीसेंट डिसीज़न आया है वो चाइना के 1 महीने पहले के डिसीज़न के बाद में आया है। चाइना ने 1 महीने पहले जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी उसे दोबारा से रीओपन कर दिया था। द 2 साइड्स हैव आल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिवाइव डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड इट इज़ होप वीज़ाज फॉर जर्नलिस्ट विल फॉलो। है ना, तो रिसेंटली डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू कर दी गई है चाइना के लिए, और ये भी हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी दोबारा से वीज़ाज को री इशू, मतलब दोबारा से वीज़ाज को है ना इशू करना शुरू किया जाएगा। अ जॉइंट स्टेटमेंट लास्ट मंथ सेड दे वुड होल्ड सर्टेन फंक्शनल डायलॉग्स टू डिस्कस इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेड, प्रिजमली टू एड्रेस द इंडिया रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड चाइना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्टिलाइजर एंड क्रिटिकल मिनरल। सो लास्ट मंथ जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि इंडिया बहुत जल्द ही इकोनॉमिक इश्यूज और ट्रेड पे भी है ना जल्द ही डिस्कशन करेंगे। और मेनली जो डिस्कशन होगा वो किस पे, कि इंडिया ने जो चाइनीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी चाइना के इन्वेस्टमेंट पे, और
चाइना ने जो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है मेनली इन क्रिटिकल मिनरल और फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों पर भी डिस्कशन किया जाएगा। द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आर कॉजिंग कंसिडरेबल डिसरप्शन इन इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर। कंपनीज एंड इवन जापानीज एंड साउथ कोरियन ऑटोमेटिव कंपनी बेस्ड इन इंडिया हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द सप्लाई चेन इशू। जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है चाइना के द्वारा, उससे इंडिया की इकॉनमी को है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इवन जो ऑटोमेटिव कंपनीज़ है साउथ कोरिया की, जापान की, उन्होंने भी सप्लाई चेन इश्यूज़ को उठाया है। द मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू रोल आउट एज प्रिपरेशन बिगिन फॉर एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ मिस्टर मोदी फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन अगस्त। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब अगस्त में एससीओ मीटिंग होगी तब दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के दोनों मिलेंगे, तो चांसेस हैं कि जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। जो इकोनॉमिक इशू, जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन है, ये रिजॉल्व होगी। The WMCC held on Wednesday in Delhi discussed preparation for the next meeting of Special Representative of China-India boundary question to discuss dispute resolution. China Ministry of Foreign Affairs says that it is speaking to India about Delhi concerns over the mega dam project on Brahmaputra in तिब्बत। सो अभी जो WMCC की जो मीटिंग हुई है उसमें जो रिसेंटली क्या क्या चीज़ें बातचीत हुई है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग, ये मीटिंग चाइना इंडिया का जो बॉर्डर इशू चल रहा है उस पर होगी। चाइना ने ये कहा है कि जो ब्रह्मपुत्रा पे मेगा डैम प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। जो न्यू दिल्ली के कंसर्न्स हैं उसे भी उठाए जाएंगे। सो ये दो कंसर्न्स, एक तो LOC बॉर्डर वाला, LAC बॉर्डर वाला, और ब्रह्मपुत्रा पे जो डैम है उससे रिलेटेड कंसर्न को भी हम एड्रेस करेंगे। हाउएवर बोथ साइड्स हैव म्यूटेड अबाउट द रीज़न फॉर रप्चर इन टाइज इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन दोनों साइड इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी कि आखिर ये रिलेशन जो ख़राब हुए वो क्यों हुए। There has been little discussion over what prompted the Chinese PLA to transgress the LAC in 2020, which led to the Galwan clash, and what guarantee Beijing has given that this would not be repeated। है ना। तो जो चर्चा जिस पे नहीं हो रही वो ये कि LAC पे इस तरह का ट्रांसग्रेशन 2020 में हुआ क्यों था, क्यों वो क्लैश हुआ, गलवान क्लैश, और क्या गारंटी है कि बीजिंग इस तरीके की हरकत दोबारा नहीं करेगा। While in December 2024, the government told Parliament that normalcy in ties could only follow the restoration of peace and tranquility in border area. It appears it is now prepared to continue to normalize other part of relation without achieving true de-escalation, dismantling of infrastructure in disputed area and buffer zones that would lead to restoring patrolling to pre-2020 level। 2024 दिसंबर में पार्लियामेंट ने सवाल उठाया था, तब सरकार ने कहा था कि भाई चाइना के साथ दोबारा से रिस्टोरेशन तभी होगा, कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशन या फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन तभी होगा जब pre-2020 लेवल पर हमारे जो डिस्प्यूट है ना, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि जो भी ट्रांसग्रेशन हुआ है वो वापस हो जाएगा। जो चाइनीज़ पेट्रोलिंग की जा रही है हमारे बॉर्डर एरिया में वो बंद हो जाएगी, वापस वो अपने एरिया में चले जाएंगे। जब तक कि पूरी तरीके से शांति नहीं हो जाती है बॉर्डर एरिया में, तब तक कि दोबारा से रिलेशन अदर सेक्टर में नॉर्मलाइज नहीं होंगे। जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो वैसे ही रहेंगे। The ties have been impacted over Operation Sindoor with the revelation that PLA was in lockstep with Pakistan Army. The government must realize that restoring mechanism of bilateral ties are not by themselves sufficient for rebuilding trust. Sweeping key issues under the carpet without some transparency on the part ahead could put the whole process of reviving relation at risk. So यहाँ पर ये बात की जा रही है कि यार ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया था चाइना ने, तो हम लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो की इशूज़ हैं है ना, उसको आप अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते। आपको उसको बात करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी पड़ेगी और गारंटी लेनी पड़ेगी कि इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं हो। तभी हमको बाकी क्षेत्रों में भी जो टाइज है उसे बेहतर करना शुरू करना चाहिए, रेदर देन कि है ना सडनली आप जो है सारी चीज़ें वापस ओपन कर दें चाइनीज़ के लिए। ठीक, ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द इंडिया UK FTA spells a poor deal for public health। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में बहुत चांसेस है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पब्लिक हेल्थ के ऊपर। डायरेक्ट नहीं आएगा,
अगर आ जाए तो अच्छी बात है, अपन डायरेक्टली भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं आता है, कॉमन क्वेश्चन आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट पूछ लिया जाता है, क्रिटिकली एग्जामाइन पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको बताना होगा कि एफटीए के नेगेटिव इम्पैक्ट में एक डायमेंशन पब्लिक हेल्थ भी है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको ये पूछा जा सकता है रिसेंटली इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ एफटीए साइन किया है, तो आपको 4-5 कंट्री दे दी जाएगी और वहाँ से आपको पूछा जाएगा। सो रिसेंटली हमारा यूके के साथ एफटीए साइन हुआ है, ठीक। तो उसी के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली बायलेटरल मतलब बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं जनरली, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कंट्री मिलके भी रीजनल ब्लॉक में भी इस तरह के एग्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि साउथ एशियन कंट्री में साफ्टा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैक्सिको, कनाडा और यूएस की बात करें तो वहाँ पर नाफ्टा है। इस तरीके से अलग अलग रीजनल लेवल पर भी अलग अलग कंट्री भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो सकती है। आरसीईपी भी एक रीजनल ब्लॉक है जिसमें इंडिया पार्ट नहीं, इंडिया ने साइन नहीं किया है, लेकिन इसमें भी 15-16 कंट्रीज़ हैं। चाइना लेड ये ब्लॉक है, ये भी एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें जो टैरिफ होता है वो निल हो जाता है और क्लोज टू ज़ीरो होता है ना। अभी आप देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूके की बात करें तो इंडिया यूके को बहुत सारे गुड्स भेजता है, उस पर कई परसेंट हाई परसेंट में कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, टैरिफ लगाया जाता है। वहीं यूके से कुछ ऐसे गुड्स आते हैं जिस पे इंडिया बहुत ज़्यादा कस्टम लगाता है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हो गए। इंडिया से जो जाते हैं चीज़ें जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उस पर यूके बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। तो इस तरीके से हमारे गुड्स वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके गुड्स यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इतना नहीं हो पाता है। दोनों कंट्री का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रुकता है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रुकता है, ओवरऑल जो टीओटी होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड वो कम हो जाता है और ओवरऑल क्या होगा, नुकसान होगा दोनों ही कंट्री को। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है वर्ल्ड में, इकोनॉमिक ऑफ स्केल में प्रोडक्शन होता है और डेड वेट रेशियो कम हो जाता है। डेड वेट जो लॉस होता है वो ना के बराबर हो जाता है, मतलब अर्थ के रिसोर्स सस्टेनेबली यूज़ होती है, ठीक। ये सब कुछ पॉजिटिव होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। अब नेगेटिव के बारे में बात करें, नेगेटिव में हम सिर्फ अभी जो बात करेंगे वो पब्लिक हेल्थ के बारे में करेंगे। किस तरीके से एफटीए साइन करने से पब्लिक हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में। तो शुरू कर लेते हैं। यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली 24 जुलाई 2025 को ये डील साइन की गई है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूके की विजिट करने गए थे। जो एग्रीमेंट है उसे हम ऑफिशियली क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, CETA। ये आपको ध्यान रखना होगा ऑफिशियली इसका नाम क्या है। एक ट्रेड एग्रीमेंट का नाम CEPA है जो हम श्रीलंका के साथ साइन किए। सो अगर आपको CETA आया तो CETA ही बताना होगा, उसमें श्रीलंका नहीं आ सकता। वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पर CETA पूछा है तो CETA जिस कंट्री के साथ साइन किया है वो ही आपका, उसी कंट्री का आपको नाम लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाउएवर FTA could pose a public health challenge for India। पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए पब्लिक हेल्थ चैलेंज पोज कर सकता है। इट विल अलाउ टैरिफ फ्री एंट्री एंड दस लोअर प्राइसेस फॉर यूके मेड food products such as biscuit, chocolates and soft drink in India, many of which would fit into the categorization of high fat, sugar and salt, posing grave long term health risk। अब जैसे ही FTA साइन करेंगे तो बहुत सारे गुड्स में जितना टैरिफ है वो ज़ीरो हो गया, टैरिफ ज़ीरो हो जाएगा तो गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इंडिया में वहाँ से गुड्स आसानी से आ जाएंगे और यहाँ पर इनकी डिमांड भी बहुत हाई होगी। अब जो गुड्स आएंगे वो कौन कौन से, सारे गुड्स होंगे, है ना, सभी में टैरिफ ज़ीरो हो रहा है। तो ऐसे में जो बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो कि किस में कैटेगराइज होती है, हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है इन्हें, ये भी आएंगी। और जब इसका सेवन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बहुत तरह की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी बढ़ना, डायबिटीज़ इशू होना, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चीपर प्राइसेस सप्लीमेंटेड बाय एक्सपेक्टेड एग्रेसिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कुड प्रूव हार्मफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ सिटीजन्स, ठीक है, हेल्थ ऑफ सिटीजन। सो प्राइस कम हो गए प्लस मार्केटिंग ज़बरदस्त होगी क्योंकि बाहर की कंपनीज़ हैं, और जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत अच्छी होगी। इन सारी चीज़ों से ओवरऑल इंडिया की जो हेल्थ है इशू है उसमें नुकसान हो सकता है। यहाँ केस स्टडी दी है, केस ऑफ मैक्सिको। नाफ्टा साइन किया था
1992 में। किस किस के बीच में? मैक्सिको, यूएस और कनाडा के बीच में हुआ था। लेकिन जो मैक्सिको है उन्होंने एक मिस्टेक की बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग द रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड। रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड नहीं रखा और ऐसे में क्या हुआ कि ड्रामेटिक राइज हुआ शुगरी ड्रिंक्स में, स्नैक्स में, प्रोसेस फूड में। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका राइज हुआ, इसका सेवन बढ़ता है, इसका कंजम्पशन बढ़ता है और उसी के साथ साथ ओबेसिटी, डायबिटीज़ रिलेटेड डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है। ये हॉल्ट कब होती है? जब सरकार ने 2014 में सोडा टैक्स लगाया था, है ना। जब बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जब तक इंट्रोड्यूस नहीं की गई, स्ट्रिंजेंट, और इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तब तक के इसकी सेल जो है लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ती रही है और उसके साथ पब्लिक हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते रहे हैं। फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ व्यू पॉइंट, इंडिया एंड यूके, FTA इज़ अ कंसर्न फॉर इंडिया। यूके इज़ रिलेटिवली बेटर रेगुलेटेड, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सब ऑप्टिमल इन इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यूके में तो ये जो प्रोसेस फूड है ना, शुगर फूड है, सॉल्टी फूड है, इसका प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है, लेकिन ये इंडिया में प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहे। यूके की बात करें, जैसे कि यूके में एडवर्टाइजमेंट ऑफ HFSS प्रोडक्ट ऑन टेलीविज़न को बैन कर दिया गया है ना। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आप कर नहीं सकते हैं और टीवी एडवर्टाइजमेंट 9 बजे से पहले नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो क्या होते हैं, 9 बजे तक सो जाते हैं। सो 9 बजे के पहले तक जो आपके हाई शुगर, फैट, सॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं उसका कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी में नहीं आएगा। और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे कंप्लीट बैन कर दिया क्योंकि बच्चे इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं और ज़्यादातर बच्चे ही इसका सेवन करते हैं ये सारी चीज़ों का। सिमिलरली द यूके ट्रैफिक लाइट फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। FOPNL सिस्टम है ना, यूके में FOPNL सिस्टम है जो कि कलर कोडेड सिस्टम यूज़ करता है टू हेल्प कंज्यूमर क्विकली अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ पैकेज फूड एंड ड्रिंक। क्या है ये, है ना, ये FOPNL अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका ये प्रोडक्ट है उस पर रेड, ग्रीन और एम्बर 3 कलर होते हैं। 3 कलर में से एक कलर होगा कोई भी अगर आपने प्रोसेस फूड लिया है तो। अगर मान लीजिए कि ग्रीन है इस प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये है कि जो फैट लेवल है वो लो होगा, सैचुरेट फैट कम होगा, शुगर एंड सॉल्ट कम होगा। एम्बर इंडिकेट करता है कि जो ये सारी चीज़ें हैं, फैट, शुगर, ये मीडियम लेवल पर, और रेड इंडिकेट करता है कि ये बहुत हाई है। सो अगर मेरे को रेड दिखता है तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का यूज़ सोचूंगा यार रहने देते हैं, ये नहीं करते हैं। सो ये जो सिस्टम है ये कंज्यूमर को हेल्प करता है हेल्दियर चॉइसेस को लेने में। इंडिया लैक्स बाइंडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन जंक फूड एडवर्टाइजमेंट्स टारगेटिंग चिल्ड्रन, है ना। तो इंडिया में बाइंडिंग रेगुलेशन नहीं है जो इंडस्ट्री पे बाइंड होते हो। इंडिया ज़्यादातर किस पर रिलाय करता है, सेल्फ रेगुलेशन पर रिलाय कर रहा है, और अगर कोई गाइडलाइन है भी तो वो इफ़ेक्टिवली एनफोर्स नहीं हो रही और रूटीनली फ्लाउटेड हो रही है इंडिया में। सो हम जानते हैं यार कि सेल्फ रेगुलेशन हार्डली जो है ना इफ़ेक्टिव है, पार्शली और रेयरली ये इफ़ेक्टिव होता है। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उससे रिलेटेड रेगुलेशन बनाए गए हैं पर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतने अच्छे से नहीं होता। रेगुलेटरी बॉडीज़ ज़रूर बनाई गई हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर वो हार्डली आइडेंटिफाई कर पाती, अगर कर भी पाती तो उन पर कोई पेनाल्टी भी नहीं लगाई जाती। द कार्टून मास्कोट ऑन फूड प्रोडक्ट टारगेटेड एट चिल्ड्रन ऑन द वन हैंड एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑन द अदर नॉर्मलाइज अनहेल्दी चॉइसेस, है ना। तो कार्टून के थ्रू बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, इससे रिलेटेड भी अपने पास कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं है। जो सेलिब्रिटी हैं वो भी अनहेल्दी चॉइसेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इवन जो आपके बॉलीवुड के लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते हैं, वो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि वो कंज्यूम नहीं करते, उसके बावजूद भी, है ना, फॉर मनी वो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं और एडवर्टाइज़ करते हैं। सो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया तैयार नहीं है जो बाहर से शुगरी फूड और फैट फूड आ रहा है उससे रिलेटेड रेगुलेशन नहीं है, और इसके लिए कोई पब्लिक आउटरीच भी नहीं होता है क्योंकि ये स्लोली ये, है ना, पॉइजन आपके अंदर जा रहा है, तुरंत आपको असर नहीं दिखता, इसलिए लोग इस पर पब्लिक आउटरीच भी नहीं करते हैं। इंडिया में FOPNL सिस्टम भी नहीं है। इंडिया में रेटिंग सिस्टम है, हालांकि जो FSSAI है वो इसे 2022 में
से मतलब इसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो इसे डिले कर रही है। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? स्टार रेटिंग सिस्टम, विच कुड बी मिसलीडिंग एंड लेस इफेक्टिव। व्हाट इज स्टार रेटिंग सिस्टम? इसको समझ लेते हैं। स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि जो हेल्दी फूड होगा उसको 5 स्टार होंगे और जो अनहेल्दी फूड होगा उसको 1 स्टार होंगे। अब स्टार सिस्टम है, अब मान लीजिए कि उसमें 3 स्टार है लेकिन बहुत हाई शुगर है और हाई फैट है, ठीक, लेकिन सॉल्ट कम है या फिर उसमें कुछ विटामिन्स ज़्यादा डाल दिए हैं, तो ये 5 होना चाहिए था, लेकिन विटामिन्स के कारण ये इसमें न्यूट्रिशन अच्छे होने के कारण इसकी जो रेटिंग है वो 3 हो जाएगी, पर स्टिल इसमें हाई शुगर और फैट है। सो ये जो सिस्टम है स्टार रेटिंग, ये जो है मैनिपुलेटिव है, मिसलीडिंग है। और ज़्यादातर इस तरह के सिस्टम को ना फॉलो भी नहीं करते, हम इतना देखते भी नहीं हैं, लेकिन अगर रेड लाइट अगर दिख जाए तो हम रुक जाते हैं। सो हमें जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है वो कौन सा करना है? FOPNL, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और उसका रीज़न क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो है ना लॉबी कर रही है, कोशिश कर रही है कि इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट ही ना हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन दिया है अथॉरिटीज़ को कि आप डिसाइड करिए कि वार्निंग लेवल सिस्टम जल्द से जल्द जो है ना कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सके इंडिया में। वार्निंग लेवल जैसे कि आपके सिगरेट प्रोडक्ट्स में या सिन गुड्स में होते हैं वार्निंग लेवल, इसी तरह के आपके प्रोसेस फूड में भी ये वार्निंग लेवल होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? इंडिया के जो रेगुलेशन है वो हो जाएंगे। अब क्यों हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अरे भाई, इस जो पब्लिक हेल्थ है ना, ये स्लोली आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक, इवन कम उम्र में भी बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, आपका BP है ना जो कि साइलेंट डिसीज़ है वो बढ़ जा रहा है, आपको कम उम्र में शुगर हो जा रही है, डायबिटीज़ टाइप 2 हो जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होता है और इन सारी चीज़ों के कारण है ना, और प्रॉपर रेगुलेशन ना होने के कारण ओवरऑल इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल बन जाएगा आने वाले समय में। अभी सेकंड नंबर पे चाइना फर्स्ट पे, लेकिन आने वाले टाइम पे चाइनीज़ कैपिटल बन जाएगा। हेल्थ कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, ये सब सारे इश्यूज़ आएंगे। सो अल्ट्रा प्रोसेस फूड and HFSS food item have witnessed a CAGR of 13.3% ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम 2011 से 21। लगातार अल्ट्रा प्रोसेस फूड का सेवन, HFSS फूड का सेवन बढ़ते जा रहा है। 13.3% इसकी ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है पिछले 10 से 15 सालों में। 2020 से 21 का यहाँ पर डेटा है। The burden of lifestyle disease such as obesity, diabetes and hypertension is rising at a alarming rate in all age group, more so in children and adolescent, है ना। तो चिल्ड्रन और एडोलसेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ओबेसिटी और ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। The FTA have economic benefits multiple rationally. However, getting cheaper junk food as a result of FTA can cost public health, है ना। तो FTA अच्छा है, लेकिन अगर हमने रेगुलेशन प्रॉपर नहीं लेकर आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पब्लिक हेल्थ को। इनफैक्ट इन द लास्ट डिकेड ग्लोबल हेल्थ एजेंसी हैव बिगन टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, द कंडीशन, एक्शन एंड ओमिशन बाय कमर्शियल एक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ, है ना। तो पिछले कुछ सालों में इवन ये ग्लोबली भी ये चर्चा हो रही है कि जो फूड है, जो प्रोसेस फूड है और जो एडवर्टाइजमेंट है, जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ के ऊपर। इंडिया EU के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के साथ अक्टूबर 2025 में साइन होने वाला है। सो इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं, तो इंडिया को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी पब्लिक हेल्थ का। प्रॉपर सेफगार्ड अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते तो ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। सो इट इज़ टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग मेजर टू रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग ऑफ HFSS एज सजेस्टेड इन इकोनॉमिक सर्वे इन 24-25। सो अब टाइम आ गया कि जो HFSS फूड है ना, हाई फैट, शुगर, सॉल्ट फूड, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसे प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। FOPNL सिस्टम को मैंडेटरी किया जाए, जो वार्निंग लेवल्स हैं उसे एट द अर्लीस्ट है ना इसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। स्कूल में शुगर बोर्ड्स, ऑयल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। CBSE के जो स्कूल्स हैं वहाँ मैंडेटरी किया गया है कि शुगर बोर्ड, ऑयल बोर्ड होना चाहिए कैफेटेरिया और कैंटीन में, है ना। ये क्या है, बोर्ड्स लगाए गए हैं कि आपको ऑयल नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, सो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बच्चों में। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि HFSS बोर्ड्स
है ना। एच हाई फैट सॉल्ट शुगर बोर्ड होना चाहिए, पर्टिकुलरली ऑयल और शुगर के ही बोर्ड्स नहीं, है ना। बोर्ड मतलब जो आप जैसे कि कोटेशन वाले बोर्ड्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं। स्कूल मील्स एंड कॉलेज मील कैंटीन शुड स्टॉप द सेल ऑफ पैकेज एंड अनहेल्दी फूड, है ना। तो स्कूल मील्स, कॉलेज कैंटीन्स, ये सब अनहेल्दी फूड आइटम और पैकेज फूड आइटम ना रखें डायरेक्टली। ऐसे हमें क्या करने की ज़रूरत है, गाइडलाइंस लेकर आने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो करंट और फ्यूचर पोटेंशियल इफेक्ट है नेगेटिव उसे हम कर सकें एफटी। ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है।